आज फौज ने सियासतदानों की दावत को जुटला दिया और उनके पास जाने से माजरत कर दी। उन्हें उनकी औकात कैसे याद दिलाई। इमरान खान को जेल में किस ने कैसा खत लिख दिया। हम और इस्टेब्लिशमेंट दोनों कौम के मुजरिम हैं, ये बात किसने कही। जज डट गया। जरदारी साहब की तकरीर, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बेबसी और नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर से पानी तक गुजर गया। आज के गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज जॉइंट सेशन था जिससे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब करना था। इस जॉइंट सेशन के अंदर आज़ाद कश्मीर, GB के गिलगित बल्तिस्तान, KP के तमाम वज़ीर आला और तमाम लोगों को बुलाया गया था और इसमें फ़ौज के जो सरबराहान हैं उनको भी दावत दी गई थी। जिन जरदारी साहब ने हल्फ लिया था अंग्रेज़ी ज़बान में, और पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और उसकी कौमी ज़बान उर्दू है, जरदारी साहब ने क्या किया कि आज भी उन्होंने जो तकरीर की वो पाकिस्तान के जो कम से कम 23 करोड़ आवाम को जिस अंग्रेज़ी की समझ नहीं आती, 1 करोड़ को समझ लेते हैं कि वो अंग्रेज़ी समझ आएंगे, तो लिखी लिखाई तकरीर उन्होंने अंग्रेज़ी में की। ऊपर से PTI वाले उनको सदर नहीं मानते, चीज़ों के ऊपर इख्तलाफात रखते हैं, तो कुछ उनका शोर था, कुछ जरदारी साहब लिखी हुई तकरीर पढ़ रहे थे और कुछ उनको पढ़ना नहीं आती थी, कुछ पहले से वो बीमार हैं, उनकी आवाज़ धीमी थी। तो जरदारी साहब ने अंग्रेज़ी के अंदर तकरीर की। और ये किस तरह की तकरीर, कौन सा सदर पाकिस्तान है जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान को छोड़ के, जो उसको खुद ज़ुबान अंग्रेज़ी भी सही से नहीं आती, उसमें तकरीर करता है। तो ये अलमिया है और ये पता नहीं अंग्रेज़ों को और अमेरिका के लिए शायद तकरीरें करते हैं कि वहाँ की आवाम को समझ आ जाए। पाकिस्तानी आवाम को समझाना चाहते हो और वो उर्दू बोलने वालों को कुछ बात कहना चाहते, तो फिर उन्हीं की ज़ुबान में उनसे बात करते। ये क्या हुआ कि आप जो हैं वो बहरे और गुंगू वाली बात कर रहे हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर तकरीर करके। इसके ऊपर तनकीद तकरीर पे इसलिए बनती है कि अनबिलीवेबल कि ये हैरान कुन बात है कि जरदारी साहब उर्दू के बजाय अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ी भी उनको सही से नहीं आती, माज़रत के साथ। अब जिस अंग्रेज़ी लिखी लिखाई जो सदर साहब ने पढ़ी, इसके अंदर मैंने मेंशन किया कि इसमें अस्करी क़यादत को उन्होंने दावत दी थी, जिसमें एयर फोर्स थी, जिसमें नेवी थी और जिसमें आर्म फौज के जो सरबराह हैं आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और प्लस जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मदऊ किया गया था। आइए हमारा तमाशा देखिए हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कोई आर्मी का ऑफिसर, नेवी का एयर चीफ मार्शल या जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इवन आसिम मुनीर साहब नहीं गए। अब भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसको देख लीजिए कि उनका जब जॉइंट सेशन हो, कोई पार्लियामेंट का इजलास हो, उनकी सेनेट का इजलास हो या मुश्तरक का इजलास हो, वो तो कभी बॉर्डर के ऊपर और सरहदों के ऊपर जो मुहाफ़िज़ हैं उनकी मुल्क कौम और उनका भी मज़हब है उसके, वो तो उनको ना दावत देते हैं, ना वो वहाँ पे आते हैं, ना कोई बुलाएगा, ना कोई आएगा, ना कोई मुदाखलत करेगा। तो आप जरदारी साहब, आपको क्या ज़रूरत पेश आई थी कि 4 आर्मी के बड़े अफसरान को, सरबराहान को आपने बुला लिया, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत। तो जब वो नहीं आए तो ये तो उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने इनको औकात अपनी दिला दी कि आप देखिए, आप हमें बुलाते हैं, आप हमारे मुरीद हैं, हम पीर हैं, पीर साहब जब चाहे इनकार करें ना आएँ, जब चाहे आ जाएं, और उन्होंने आना हो तो आपकी दावत कहाँ कबूल, यानी कि दावत तो देनी नहीं पड़ेगी, वो तो खुद आ जाएंगे। बल्कि असल जो जिनके कहने के ऊपर आप दावत देते हैं वो तो वही हैं जो नहीं आए। एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोग सियासत में मुदाखलत नहीं करें, आप सियासत में मुदाखलत करते हैं, फ़लाँ चीज़ करते हैं, आप गुनाह करते हैं सियासत में मुदाखलत करके, आइन की खिलाफ वर्जी करके, और फिर दावत गुनाह भी तो खुद देते हैं आप। तो ये अच्छा हुआ कि आर्मी के अफसरान वहाँ पे नहीं गए और कम अज़ कम जरदारी साहब और बाकी सियासतदान जो हैं उन्हें उनकी औकात जो थोड़ी थी बाकी वो याद दिला दी। तो ये अच्छा हुआ। अब इमरान खान साहब को ख़त किसने लिखा, ख़त में क्या लिखा, क्यों लिखा, ये ख़त बड़ा इम्पोर्टेंट है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब को जेल में ख़त लिखा गया। जेल में ख़त उनके अपने किसी चाहने वाले ने लिखा, उनके अपने पार्टी के पुराने साथी ने लिखा। उस ख़त के अंदर प्यार, मोहब्बत और इश्क के बारे में बातें नहीं हुई, उसमें गुजारिश की गई, उसमें उनको एक जो है वो रिक्वेस्ट की गई और वो गुजारिश ये थी
کہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے واقعے کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور جو لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے رابطہ کیا اور اس کے نتیجے میں خط لکھا گیا کہ وہ پارٹی کے اندر نہ واپس آنا چاہتے ہیں. انہوں نے رابطے کر رکھے ہیں. اس میں فواد چودھری ہیں, اسد عمر ہیں, ایک طویل فہرست ہے. تو اس میں تفصیلات کے مطابق سانحہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی یا سیاست چھوڑنے والے یا سیاسی پارٹی رہنماؤں نے پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے عمران خان سے درخواست کرنا شروع کر دی ہے. ان میں سے چند رہنماؤں نے عمران خان سے جیل میں ملاقات بھی کی, جبکہ کچھ نے دیگر ذرائع سے پیغام رسانی شروع کر دیا کہ خان صاحب کو ہماری طرف سے گزارش کیجیے. ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری اور سابق گورنر پنجاب عمر نے اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو خط ارسال کیا ہے اور جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ دباؤ کے باعث پارٹی چھوڑنے والے رہنما واپس آنا چاہتے ہیں. ان رہنماؤں کو بطور کارکن آنے کے لیے دروازے کھولے جائیں. خان صاحب ذرائع کے مطابق 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑنے والے اسد عمر, فواد چودھری, شیریں مزاری, صداقت عباسی, علی زیدی, علی نواز ایوان, ملائکہ بخاری اور سیف اللہ نیازی سمیت دیگر رہنما پارٹی ایسے ہیں جنہوں نے واپسی کے لیے روابط شروع کیے ہیں, گزارشات شروع کی ہیں. تاہم عمران خان کی جانب سے رہنماؤں کو واپسی کے لیے ابھی کوئی گرین سگنل نہیں دیا گیا. دوسری جانب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سیف اللہ نیازی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں, جبکہ فواد چودھری, ملائکہ بخاری اور صداقت علی عباسی نے عمران خان کو صرف پیغامات پہنچائے ہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, واپس آنا چاہتے ہیں, معافی دے دیجئے, معاف کر دیجئے, ہم مشکل میں تھے, ہمیں ایسی آفر دی گئی, یہ کریں وہ کریں, ہم آپ کے خلاف نہیں بولے, صرف پارٹی چھوڑ دی تھی. تو آپ بھی تو یہی کہتے تھے کہ پارٹی چھوڑ دیں, ان کی مصیبت سے اور ان کے ظلم سے بچیں, اور بعد میں دیکھا جائے گا جب کبھی حالات اچھے ہوں گے. تو دیکھنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے پھر سے وفا کریں گے, بے وفائی کریں گے, یا پہلے وہ مجبور تھے, لاچار تھے, یا ان کی خصلت ہی ایسی ہے کہ ہم نے ملک اور قوم کی خاطر حقیقی آزادی لینے کے لیے, وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, اپنی عیاشیوں کو نہیں چھوڑنا, اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا. تو لہٰذا بہتر ہے کنارہ کشی اختیار کرو اور جان بچاؤ اور آگے بڑھو. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو عمران خان سے واپس لے لیں گے, لیکن وہ ان کے اوپر اس طرح سے اعتبار نہیں کریں گے کہ یہ آئندہ ڈٹ جائیں گے یا کھڑے رہیں گے. ان کو بطور کارکن ہی لیں گے, انہیں کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں دیں گے. اگر دیں گے تو جو بعد میں مشکل میں کھڑے رہے وہ تنقید کریں گے, جو نئے آئے مشکل ٹائم میں ساتھ کھڑے ہوئے وہ بھی تنقید کریں گے. یہ مجنو جو چوری کھانے والے تھے, انہیں صرف بطور پارٹی کارکن ہی لیا جائے گا, اور لگتا یہ ہے کہ 100 میں سے 60% لوگ پارٹی میں واپس لیے جانے کا قوی امکان موجود ہے. میں اور ہم اکیلے ہی قوم کے مجرم نہیں ہیں, ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی قوم کی مجرم ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعتراف جرم کر رہی ہے مسلم لیگ نون, کہتی ہے کہ ہم بطور مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مجرم ہیں. کس کے مجرم ہیں؟ قوم کے مجرم ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شریک جرم ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ. کیا جرم کیا؟ نون لیگ کے مطابق عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ نے کروائی تھی, کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم ڈگی میں بیٹھ کے چھپ کے جایا کرتے تھے. کیا ہمت ہے ان کی, ڈگی میں فٹ بھی آ جاتے ہیں, چھوٹے سے ہیں, ڈگی میں وہ سانس بھی روک لیتے ہیں. تو کیا وہ نظارہ ہوا ہوگا جب وہ ڈگی میں سوار ہوئے ہوں گے, جب ڈگی سے باہر نکلے ہوں گے. تو اس ڈگی نے بڑے میاں صاحب کو بھی مروایا, اور چھوٹے میاں صاحب نے 2 بار وزارت عظمیٰ کا منصب پا لیا. گینس بک کے اندر ان کا اور ویکیپیڈیا پہ نام آ جائے گا, سابق وزیر اعظم. پھر کیا ہوا؟ خواجہ آصف صاحب نے آرمی چیف جنرل باجوہ کے پاؤں پکڑ لیے تھے. جنرل باجوہ نے کہا میں شہباز کو وزیر اعظم تو بنا رہا ہوں, اس کو سلیوٹ نہیں ماروں گا. اور وہی ہوا, جب وزیر اعظم بنے تو وہ اس تقریب میں نہیں گئے تھے تاکہ اس نکمے آدمی کو سلیوٹ نہ کرنا پڑے. آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عدم اعتماد کروائی تھی ہم نون لیگ اور پی ڈی ایم والوں سے عمران خان کے خلاف, اور اس وقت مسلم لیگ نون کی تمام قیادت بشمول مریم نواز کے بیانات دیکھ لیجیے تو انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ عدم اعتماد فوج کے بغیر ممکن نہیں. یہ انکشاف کیا ہے سابق سپوک پرسن مسلم لیگ نون کے اور بالخصوص مریم نواز شریف صاحبہ کے جو محمد زبیر ہیں انہوں نے. پھر ایک جج صاحب ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں. جج صاحب ایسے ڈٹے کہ جج ملک اعجاز آصف کا بڑا حکم ریفرنس بدنیتی قرار دے دیا گیا جو پنجاب حکومت نے بھیجا تھا, اس کو مسترد کر دیا, اور پھر سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ 30 اپریل کو بریت کی درخواست پر دلائل طلب.
9 मई के मुकदमात सुनने वाली रावलपिंडी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसफ के खिलाफ पंजाब हुकूमत के रेफरेंस की हकीकत अदालती हुक्म में अश्कार हो गई। जज मलिक एजाज आसफ ने रेफरेंस बदनीति करार देते हुए उसे मुस्तरद किया है और समाअत जारी रखने का फैसला किया है और उन्होंने पीटीआई रहनुमाओं की बरीयत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। तो ये देखते हैं कि आगे क्या होता है, मगर प्रोसिक्यूटर की समाअत रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए भी जज ने हुक्मनामे में लिखा है कि रेफरेंस में उठाए गए नुकात का तल्लुक जेल हुकाम से है, ना कि अदालत के जज से है। तो देखते हैं कि ये जज सब अभी तो डटे हैं, आगे कहाँ तक डटे रहेंगे और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर का जो माहौल है वो बदल रहा है। और इस सिलसिले में आज इमरान खान साहब से जब रऊफ हसन और वो जो जमात के अहले सुन्नत जमात जो भी है जिसके साथ इत्तेहाद हुआ था वो थे, शिबली फराज थे और दीगर लोग भी मिले, तो उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने पंजाब भर के अंदर जलसे जुलूस करने का हुक्म दिया है, गुजारिश की है और जलसे जुलूस ये करेंगे पंजाब से शुरू, लेकिन जहां जिस ज़िले में हलके में तहसील में जलसा करना चाहते हैं वहां दफ़ा 144 का नफाज हो जाता है। तो ये भी एक नई चीज़ शुरू होगी। तो देखते हैं, गर्मी की भी आमद है और कब से ये जलसे जुलूस शुरू होते हैं और क्या वो कर पाएंगे या नहीं, या फिर उनको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। दफ़ा 144 का नफाज होगा, आवाम बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। पंजाब के ऊपर हमेशा से बड़ी आजमाइश होती है, लेकिन इमरान खान के लिए लोग निकले, पिंडी में निकले, उसके बाद इस्लामाबाद हो, आप लाहौर देख लीजिए, मुश्किल तरीन हालात के अंदर लोगों ने ऐसे किया। 2 आखिरी नुक्ते हैं, मरीम नवाज़ बेबस हो गई हैं और इस सिलसिले में मरीम नवाज़ के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। जो रोटी 20 रुपये करने की बात थी और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नान बाई जो हैं वो डट गए, नान और रोटी बनाने वाले, और रोटी की 16 रुपये कीमत मुकर्रर करने पर और गिरफ्तारियों पर नान भाइयों की मुकम्मल हड़ताल है और तंदूर बंद हैं। अवाम को रोटियां खरीदने में शदीद परेशानी है, अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। मरीम साहिबा, आपसे कोई पूछे कि कितनी बड़ी नालायकी है कि ये आपने आगे जो ज़िमनी इलेक्शन होने उसमें रोटी सस्ती करके आप ये तासर देना चाहते थे कि हम रोटी सस्ती खिला के लोगों को और बिरयानी खिला के कौरमा और कीमा तो वोट ले लेंगे। ये कैसे रोटी सस्ती हो सकती है? आपका मंजन कैसे बिक सकता है कि आप हर चीज़ को जो है वो फिक्स करते हैं? और ये इलेक्शन से पहले भी आपने कुछ मीटिंग्स की थी नान और रोटी बनाने वाले भाइयों के साथ। तो पेट्रोल आप महंगा करें 15-16 रुपये, आटा लेके आएँ उसकी गंदम की कीमत वहीं की वहीं हो, जब वो उस आटे को ला रहे हो तो पेट्रोल महंगा होने के बायस उसको कम ना किया जाए बल्कि और कीमत बढ़नी चाहिए। तो उल्टा आप चाहती हैं कि पेट्रोल महंगा हो, रोटी सस्ती हो। क्यों? पहले पेट्रोल सस्ता करें, गंदम कोई कीमत जो है उसको सस्ता करें, आटा सस्ता करें, फिर रोटी तो सस्ती हो ही जाएगी। तो ये किस तरह की आपकी पॉलिसीज़ हैं, किस तरह के अहकामात हैं जो कोई भी मान ले तो ये होगा कि आप जो कहेंगी तो लोग मान लेंगे? क्या लोग बेवकूफ़ हैं? नहीं है, आप हो सकते हैं लेकिन उनके दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ। पानी नवाज शरीफ साहब के सर से गुजरा तो क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब के साथी ऐसे बयानात दागने पर मजबूर हैं कि जो बात मैं अभी बताने लगा हूं ये बात डिस्क्लोज करने से नवाज शरीफ ने मना किया था, लेकिन इलेक्शन हो गए हैं और बता रहा हूं कि नवाज शरीफ इस बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर आमादा नहीं थे। सेनेटर इरफान सदीकी ने यह कहा। अब जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया, सब चीज़ें हो गई, तो इरफान सदीकी साहब अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के ऊपर रजामंद नहीं थे, डील क्यों की, लंदन से क्यों आए, केस क्यों माफ़ करवाए, और इलेक्शन अभी हुए नहीं, पोलिंग स्टेशन पे लोग गए नहीं, वोट पड़ा नहीं, तो पहले अखबारात में इश्तिहार लगे कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, तो ये अरबों रुपए के इश्तिहारात क्यों दिए थे? झूठ मत बोलिए। ये सब ऐसी चीज़ें आप कह रहे हैं कि जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका और अब इन चीज़ों की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। ये आज का गोरख धंधा था। आप अपना ख्याल रखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।